नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। हम सूचना सहायक के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की 5th यूनिट पढ़ रहे थे, यानी लास्ट यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी प्लस जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर एक्ट है, साइबर क्राइम है, वो सारी चीजें इसी यूनिट में अपन पढ़ रहे थे। तो इससे पहली वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया था कि एथिकल हैकर किसे कहते हैं, अनएथिकल किसे कहते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, एनोनिमस, सब कुछ बताया था। वायरस किसे कहते हैं, वॉर्म्स किसे कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स किसे कहते हैं, वो मैंने कई बार रिवीजन भी करवा दिया था आपको। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था मॉलवेयर शब्द इन वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, इन सब के लिए मिलकर अपन क्या शब्द यूज करते हैं, तीनों के लिए मॉलवेयर। ठीक है। साथ ही ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे जो दुर्भावनापूर्ण कोड हैं जो हमारी जासूसी करते हैं, उनको अपन स्पाईवेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने बता दिया था आपको। और देखिए, इनसाइडर अटैक में मैंने बताया था आपको, एक लॉजिक बॉम्ब वाला बताया था। लॉजिक बॉम्ब में क्या होता है, एक टाइम बॉम्ब भी कहते हैं इसको, लॉजिक बॉम्ब को। ये एक ऐसा कोड डाल दिया जाता है सिस्टम के अंदर जिसको आपको टाइम टू टाइम पासवर्ड डालकर फीड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में से डेटा को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, एनक्रिप्ट करना, ऐसे काम करता है। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब या जो टाइम बॉम्ब है। फिर मैंने बैकडोर में बताया था आपको, एक ये बताया था मैंने आपको बैकडोर में देखिए, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपन, मान लीजिए मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हूं और मैंने क्या किया, उस मॉड्यूल में एक डिफॉल्ट पासवर्ड बना दिया अपने लिए। क्या बना दिया, एक डिफॉल्ट पासवर्ड। जब वो पूरा सॉफ्टवेयर कंपनी से बन के मार्केट में चला गया तो वहां पर मैं अपने डिफॉल्ट पासवर्ड से फ्री में ही उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड भी लिखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए वाइल ट्रू, तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड को चेक कर रहा है। ठीक है। गेट स्ट्रिंग यानी नेम, ये लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लूप लगा हुआ, वाइल लूप लगा है, वाइल ट्रू। ये कब तक चलेगा, जब प्रिंटफ लॉगिन प्रिंटफ होगी हमारे पास, गेट स्ट्रिंग नेम आएगा, डिस्टेंस डिसेबल इक्वलिंग, उसके बाद प्रिंटफ पासवर्ड डालने के लिए प्रिंटफ पासवर्ड, फिर पासवर्ड डाला, वो गेट स्ट्रिंग फंक्शन से क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, वो पासवर्ड डल गया। इनेबल इक्वलिंग, फिर इक्वलिंग इनेबल कर दी है। वी इक्वल्स टू चेक वैलिडिटी, नेम और पासवर्ड की वैलिडिटी डेटाबेस से मैच की जाएगी, जो सेम नाम का डेटाबेस है या किसी और सिस्टम में और भी डेटाबेस होगा उस तरीके से। और एग्जीक्यूट सेल, ठीक है, फिर सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे ये तो असली वाली है। यहाँ पर देखिए उस हैकर ने क्या किया है, ये तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसने यहाँ पर स्ट्रिंग कंपैरिजन strcmp फंक्शन लगाया। यानी अगर वो सिस्टम में इस z इसको z बोलते हैं, वैसे z, तो z उसने 5 टाइम टाइप कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है। अगर उसने ये z 5 टाइम कर दिया, बाद में ये सॉफ्टवेयर डाल दिया, ये सॉफ्टवेयर बन गया, उसके बाद वो फ्यूचर में जब भी उसको पासवर्ड डालना है जी डाल देगा और वो क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होकर चला जाएगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था लॉगिन स्पूफिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लॉगिन के टाइम पर किसी व्यक्ति को उल्लू बनाना और उसके यूजर आईडी पासवर्ड चुराना और फ्यूचर में जाके उससे लॉगिन करना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक लॉगिन स्क्रीन बना देते हैं कोड से, और कोई यूजर आता है तो वो जैसे कंप्यूटर में लॉगिन स्क्रीन पर अपने यूजर नेम पासवर्ड डालता है, तो जो फोनी यानी जो नकली लॉगिन स्क्रीन है वो पासवर्ड और यूजर नेम को लेके वहां से हट जाएगी और हैकर के पास पहुंचा देगी। ये भी मैंने आपको बता दिया था, लॉगिन स्पूफिंग। ठीक है। देखिए ये करेक्ट लॉगिन स्क्रीन है, ये फोनी है, यानी ये फर्जी है, ये असली है, दोनों एक जैसी लग रही है। लेकिन पहले ये आएगी और हम यूजर आईडी पासवर्ड डाल देंगे असली समझ के, फिर ये हट जाएगी, फिर वापस ये आ जाएगी, तो वो कहेगा यार मैंने अभी तो डाला था यूजर आईडी पासवर्ड, हो सकता है कुछ हो गया होगा, तो फिर वो इसमें डाल देगा, लेकिन इसमें जो डाला था वो हैकर के पास चला जाएगा। ठीक है। मॉलवेयर मैंने आपको बताया था कि वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, इनको अपन एक कंबाइन नाम दे दिया, उसको अपन क्या कहते हैं, मॉलवेयर कहते हैं। अच्छा, एंटी मॉलवेयर किसे कहेंगे फिर, जो वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स को पकड़ने की क्षमता रखते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयरों को क्या कहते हैं, एंटी मॉलवेयर कहते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर, देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत ही आसान चीज है, सब जानते भी होंगे, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो वायरस को पकड़ते हैं उनको एंटीवायरस कहते हैं, उनको एंटी मॉलवेयर नहीं कहते हैं।
मॉलवेयर वाला है वो ही सबको पकड़ता है, जैसे एंटी मॉलवेयर वो पकड़ेगा सबको, ठीक है। अगला देखिए सर, ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स का मैंने बताया था, वायरस तो क्या है, कोई ना कोई उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कोई ट्रिगर इनपुट करना पड़ता है वायरस के लिए, फिर वो अपनी कॉपीज बनाता है वायरस, ठीक है। और वॉर्म्स क्या है, सेल्फ प्रिपेयर्ड होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, उनको कोई इनपुट नहीं चाहिए ट्रिगर होने के लिए, वो ऑटोमेटिक ही अपना वंश बढ़ाते हैं, यानी अपनी कॉपीज बनाते जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स, तो ट्रोजन हॉर्स भी मैंने आपको 6 या 7 बार बता दिया, फिर से बता रहा हूं। ऐसे प्रोग्राम इंटरनेट के ऊपर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिल रहे हैं अपन को, है ना, और वो दावा कर रहे हैं कि हम जेन्युइन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, मैलिशियस कोड है, ठीक है। वो हो गए अपने ट्रोजन हॉर्स। अब देखिए ये कंप्यूटर वायरस मैंने पढ़ाए थे, कंपेनियन वायरस पढ़ाया था सिंपल वाला, फिर मेमोरी रैम में चला जाता है, बूट सेक्टर में लोड हो जाता है, फिर डिवाइस ड्राइवर वाला वायरस, ये भी बूट टाइम पे ही लोड हो जाते हैं डिवाइस ड्राइवर भी। मैक्रो वायरस जो अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या वर्ड प्रोग्राम है उनके साथ आने वाले वायरस, ये भी अपन डिस्कस कर लिए थे। ये पेगासस है, ये इजरायली जो आर्म फोर्सेस है उसने एक जासूसी सॉफ्टवेयर बनाया था पेगासस, और ये रूस में चला गया था। रूस ने खरीदने के बाद अमेरिका ने खरीद रहा, अमेरिका के खरीदने के बाद जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी खरीद लिया था। इससे लोगों के फोन पे जासूसी की जाती है। सबसे पहले ये जो अपना एप्पल का iOS वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में चलता है, उस पर पकड़ा गया था ये, ठीक है, पेगासस। जेल ब्रेकिंग मैंने आपको बताई थी, जैसे अपन फोन को रूट कर लेते हैं ना, यानी ऐसी सेटिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी ने लॉक कर दी है, यानी वहां यूजर को जाने की अनुमति नहीं है। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, मान लीजिए एंड्रॉयड फोन है, और एंड्रॉयड फोन गूगल कंपनी ने बनाया है, वो सॉरी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल कंपनी ने बनाया है, तो गूगल ने डिसाइड कर रखा है पहले ही कि ये हमारा मेन मॉड्यूल है, यहां तक एंट्री किसी की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बेसिक फीचर ही यूजर को दिखने चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम उस लिमिटेशन को खत्म कर दें, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हर चीज के अंदर घुस जाए, उसमें 2 5 3 5 जो करना है वो कर लें, उसको जेल ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको हैक्टिविज्म किसे कहते हैं, राजनीतिक भावना से या सामाजिक भावना से प्रेरित होकर अगर हम किसी चीज में हैकिंग करते हैं तो उसको हैक्टिविज्म कहते हैं, है ना। और एक दुनिया का सबसे फेमस हैक्टिविज्म ग्रुप है जिसका नाम क्या है, एनोनिमस, जिसका मुखौटा मैंने कल आपको बताया था। फोन फ्रीकिंग, तो फोन फ्रीकिंग जो मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम पे चलती थी ये टेक्निक, अब नहीं चलती है। उस समय क्या होता था, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को उल्लू बना के फ्री के कॉल, मुफ्त के कॉल किए जाते थे इससे। तो कैप्टन क्रंच के नाम से जॉन डेपर फेमस थे, ठीक है। ये टेक्निक मैंने बताई थी, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है डॉस अटैक। तो डॉस अटैक मैंने बताया था डिनाइल ऑफ सर्विस, लेकिन यहाँ पे DDoS है, डबल DOS। तो इसका मतलब क्या है, या 2DOS भी कह देते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी एक तो है एक ही सिस्टम से बहुत सारी अपन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या 2 4 सिस्टम से भेज रहे हैं किसी सर्वर पर रिक्वेस्ट, वो डॉस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन DDoS अटैक का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पूरी दुनिया के जितना भी बोटनेट का नेटवर्क है, हजारों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं बोटनेट से, जिनको जॉम्बी कहते हैं या बोट कहते हैं, उनके मेंबर को, उन सबसे ही एक पर्टिकुलर सर्वर पर हमला किया जाता है, तो वहां रिक्वेस्ट की बाढ़ आ जाती है और सर्वर डाउन हो जाता है, उसको DDoS अटैक कहते हैं। DDoS अटैक में मैंने बताया था ये है जॉम्बी, ये जा रहा है CPU की तरफ, जॉम्बी यानी बहुत सारी रिक्वेस्ट ही, ये सारी जॉम्बी रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। ये बाढ़ आ गई एक तरीके से, किसकी, रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई, और ये ओरिजिनल जो है सर्विसेज जो जानी चाहिए CPU के पास, वो यहाँ वेटिंग में ही खड़ी रहेंगी, क्योंकि ये बाढ़ खत्म नहीं होने वाली, सर्वर की कहानी खत्म कर देगा ये अटैक, ठीक है। फिर मैंने एनोनिमस ग्रुप के बारे में बताया था। फिर वायरलेस हैकिंग टूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था अपन को, आज खत्म करा दूंगा इस यूनिट को, कल इसके मॉक टेस्ट करेंगे। तो देखिए वायरलेस हैकिंग टूल्स, वायरलेस हैकिंग टूल्स मुख्यतः वायरलेस नेटवर्क्स को सुरक्षित रखने और उन पर हमला करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर लिखा है वायरलेस हैकिंग टूल्स, वायरलेस यानी वाईफाई हो गया मान लीजिए, हैकिंग उसमें हैकिंग करने के लिए, टूल माने सॉफ्टवेयर, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको अपन किस लिए यूज करते हैं, वायरलेस नेटवर्क को सुरक्षित रखने और उन पर हमला करने के लिए, दोनों कामों के लिए, या तो हम अपने वायरलेस नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए या फिर किसी और के वायरलेस नेटवर्क में एंट्री करने के लिए, हैकिंग करने के लिए, ठीक है। कुछ टूल्स को नेटवर्क के पासवर्ड और स्वयं नेटवर्क तक एक्सेस प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से कुछ टूल
नेटवर्क पर फ्लो होने वाले ट्रैफिक फ्लो को जानने, यानी हमारे नेटवर्क पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है, लैन नेटवर्क है या वैन नेटवर्क है, उस नेटवर्क पर हम जो ट्रैफिक जा रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं कुछ टूल्स को। कुछ टूल ऐसे नेटवर्क के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं हमें, ठीक है। तो वायरलेस हैकिंग टूल्स में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत अच्छे। वायरलेस नेटवर्क IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पर आधारित है, तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी स्टूडेंट कर पाता है। 100 में से एक का ही मुझे चांस लग रहा है। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है तो मुश्किल से 2 या 4 या 10 15 ही कर पाएंगे इसको। ये स्टैंडर्ड होते हैं इसके वायरलेस नेटवर्क के। तो ये IEEE ने स्टैंडर्ड बनाया, तो ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा गया था एक बार, आरपीएससी द्वारा पूछा गया था ये। तो इसका सही आंसर क्या है, 802.11। वायरलेस नेटवर्क का स्टैंडर्ड क्या है, तो आपको बताना है वायरलेस नेटवर्क का स्टैंडर्ड क्या है, IEEE 802.11, ठीक है, स्टैंडर्ड, जिन्हें IEEE द्वारा एड हॉक नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए डिफाइन किया गया है। वायरलेस लैन में 2 प्रकार की कमजोरियां पाई जा सकती हैं। देखिए, वायरलेस नेटवर्क है, कोई वायरलेस मींस बिना वायर का कोई नेटवर्क बना रखा है हमने वाईफाई वाला, तो उसमें 2 टाइप की ही कमजोरी पाई जा सकती है। कौन कौन सी बताओ। पहली तो है कि खराब कॉन्फ़िगरेशन। अगर कहीं पर, देखिए मैंने बंसल में था मैं कुछ समय, तो बंसल का पूरा नेटवर्क नहीं संभालता था, तो मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था वहां पे। बहुत पहली बात है, बहुत पहली, ठीक है, पता, हाँ बंसल में। तो वहां पर मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था, तो मैं ही कॉन्फ़िगरेशन करता था अपने नेटवर्क का। कॉन्फ़िगरेशन मींस कौन सी चीज में कैसी सिक्योरिटी लेवल डालना है मुझे, कौन सी की डालनी है, क्या क्या पासवर्ड रखने हैं, नेटवर्क की फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, बहुत सारे काम होते हैं। तो एक तो अगर मैं डिफॉल्ट आता है, बाय डिफॉल्ट हर चीज की सेटिंग आती है, तो या तो डिफॉल्ट सेटिंग ही छोड़ दूं या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ एडवांस लेवल पे कर लूं अगर जानकारी है तो। सबसे पहली कमजोरी क्या है, अगर हम बात करें वायरलेस लैन में 2 प्रकार की कमजोरियां पाई जा सकती है। खराब कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा, उस नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा खराब एन्क्रिप्शन, ठीक है। जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो, जब आप अपना वाईफाई ऑन कर देते हो, तो दूसरा बंदा उस वाईफाई से जुड़ता है तो वो आपसे पासवर्ड पूछता है, लेकिन आपने देखा होगा उस पासवर्ड वाली सेटिंग में, सामने वाले की नहीं, आपने अगर चालू कर रखा है तो उस पासवर्ड वाली सेटिंग में आपको कई सारी की मिलती है, WPA वगैरह मिलती है, तो वही है, ठीक है। तो 2 ही कमजोरियां हैं, एक खराब कॉन्फ़िगरेशन जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, और दूसरा खराब एन्क्रिप्शन। ये 2 कमजोरियां हैं किसकी, वायरलेस लैन की, ठीक है। जिसमें खराब कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क का मैनेजमेंट करने वाले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के कारण होता है, यानी ये जो है खराब कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके जरिए हो रहा है सर, इस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए हो रहा है। इसमें कमजोर पासवर्ड हो सकता है, यानी वीक पासवर्ड लगा रखे हैं आपने, सुरक्षा सेटिंग की कमी, यानी वीक सिक्योरिटी लेवल लगा रखा है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो बहुत ही मैं ये बोलूंगा वो बहुत कमजोर होती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के नजरिए से। तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर लिया, यूजर से संबंधित अन्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। जबकि खराब एन्क्रिप्शन अगर आपने कर रखा है तो वायरलेस नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली सिक्योरिटी की से संबंधित है, ठीक है। अब हमने देख लिया ये, इसमें इंपोर्टेंट चीज क्या थी वो मैं बता देता हूं। एक तो ये था IEEE स्टैंडर्ड, किसके लिए सर, वायरलेस नेटवर्क के लिए, ठीक है। 2 तरीके हैं जिनसे खराब अपना वायरलेस लैन में 2 टाइप की कमजोरियां पाई जाती हैं। एक तो है हमारा खराब कॉन्फ़िगरेशन जो किस कौन करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से। दूसरा होता है हमारी कीज, हमने सिक्योरिटी की कितने लेवल की लगा रखी है। बाकी अपन इसमें इंपोर्टेंट यही है, बाकी तो पढ़ रहे हैं, बस जो मैं हाईलाइट करता हूँ उस पर आप अपना एक मार्कर ले आओ, हाईलाइटर आता है 10 रुपए का, उसको बुक में जो नोट्स दे रखे हैं मैंने वो हाईलाइट कर लिया करो। अगला है सर WPA में समस्याओं के कारण ये वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं। WEP और WPA वाईफाई लैन में उपयोग किए जाने वाले 2 मुख्य सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार मुझे कहीं लग रहा है कहीं पूछा गया था कि निम्न में से वाईफाई के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल है, तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल हैं, WEP और WPA, ठीक है। WEP या वायर्ड प्राइवेसी, WEP या वायर्ड प्राइवेसी एक
डिप्रिकेटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जिसे 1997 में 802.11 स्टैंडर्ड के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। यह कमजोर था और प्रोटोकॉल में कई गंभीर कमजोरियां पाई गई। इसे मिनटों में क्रैक किया जा सकता था। तो जो ये था, ये बहुत कमजोर था। ठीक है, WEP। फिर 2003 में एक नया वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल पेश किया गया। कब किया गया सर? 2003 में एक नया वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल पेश किया गया। यह नया प्रोटोकॉल वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ये WPA का फुल फॉर्म याद रखना। इस WPA का फुल फॉर्म क्या? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। ठीक है, जबकि अधिकांश राउटर वर्तमान में WPA या WPA2 का उपयोग करते हैं, जो कैसा है? ठीक है, WPA3 नामक एक तीसरा वर्जन को साल पहले प्रमाणित किया गया था और मौजूदा प्रोटोकॉल को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। वाईफाई हैकिंग के लिए कुछ फेमस टूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एयरक्रैक NG, दूसरा है वाईफाई लाइट, तीसरा है किस्मेट, चौथा है वाईफाई फिशर, एक है NSSIDER। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रखना है आपको, इन सॉफ्टवेयरों का नाम, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। TPM क्या है? देखिए, इसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही। TPM क्या होता है? जो हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में आजकल एक चिप लगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? TPM चिप। क्या कहते हैं? TPM चिप। हमारे मदरबोर्ड में, लैपटॉप के में या डेस्कटॉप के में आजकल एक चिप लगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? TPM चिप कहते हैं। TPM चिप के अंदर एक क्रिप्टो प्रोसेसर होता है। क्या होता है? क्रिप्टो प्रोसेसर होता है। और ये चिप किस लिए काम आती है? हमारी जो एनक्रिप्शन की कीज होती हैं, KEYS कीज, उनको स्टोर इसी चिप में किया जाता है। जैसे आजकल विंडोज 7 में बिटलॉकर है, तो बिटलॉकर का आपको एक की बनाना पड़ता है, और की डालोगे तो फिर डिक्रिप्ट होगी ड्राइव, तब जाके आप अंदर का डेटा देख पाओगे उस ड्राइव का। अगर आपको की नहीं मालूम तो उस ड्राइव को अनलॉक नहीं कर सकते। अब आपने मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा भले ही डाल लिया कंप्यूटर में, उस ड्राइव को तो भी आप ओपन नहीं कर सकते जब तक आपको की नहीं पता, क्योंकि मदरबोर्ड थोड़ी चेंज किया आपने। उस मदरबोर्ड में एक क्रिप्टो प्रोसेसर है, जब तक आप डिक्रिप्शन की नहीं डालोगे उसमें, तब तक वो ओपन नहीं होगा। तो TPM है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। जैसा कि हम जानते हैं क्रिप्टोग्राफी में, देखिए हालांकि क्रिप्टोग्राफी आपको नहीं पढ़नी है, इस सिलेबस में नहीं दे रखी है आपके में क्रिप्टोग्राफी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये TPM के चक्कर में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दिया है इंट्रोडक्शन। क्रिप्टोग्राफी में कीज की आवश्यकता होती है। क्रिप्टोग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट पढ़े थे, कंप्यूटर टीचर में पढ़ाए थे मैंने। तो वहां पर, यहाँ पर देखिए क्रिप्टोग्राफी में कीज की आवश्यकता होती है, यानी पूरी क्रिप्टोग्राफी ही कीज पे डिपेंड है। और हमको ये भी पता है अगर कीज कंप्रोमाइज हो जाए तो उस पर जो कीज पर बेस्ड सिक्योरिटी है वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, इसलिए कीज को सुरक्षित रखना अपने आप में एक चैलेंज है। तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा यार ये कीज को अपन कंप्यूटर में कहाँ सुरक्षित रखें, तो एक TPM चिप लगाई गई, उसके अंदर एक क्रिप्टो प्रोसेसर होता है छोटा सा। वो क्रिप्टो प्रोसेसर क्या करता है? कीज का मैनेजमेंट करता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम। ठीक है, अगर कीज को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रखें, जैसे हार्ड डिस्क में, तो वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, यदि हम कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रखें तो इसकी क्या गारंटी है कि सिस्टम एकदम सिक्योर है, यानी हैकर ने अगर क्रैक कर लिया तो की को भी चुरा लेगा। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक चिप बनाया गया। क्या बनाया गया सर? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक चिप बनाया गया, और जिसको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल यानी TPM चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल या TPM चिप कहते हैं। इस चिप में क्रिप्टो प्रोसेसर होता है, और इसका स्टोरेज जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल टाइप का होता है। ठीक है, यानी जो एक बार डल गया वो स्टोर ही रहेगा, जिसके अंदर की सुरक्षित रहती हैं। इस TPM चिप के अंदर क्या होती है? हमारी कीज होती हैं। अब देखिए ये कीज वाला, फिर भी आप में से कोई सी विंडोज 7 पे नहीं काम किया हो तो अलग बात है। विंडोज 7 में किसी भी ड्राइव पर राइट बटन क्लिक करोगे तो बिट लॉकर का ऑप्शन आता है, लॉक ड्राइव विद बिट लॉकर। ये मैंने कंप्यूटर टीचर में तो प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। तो उससे क्या होगा, अगर आप उसको ऑन कर दोगे, आप मत करना, मैं सजेस्ट करूंगा कोई मत करना, क्योंकि की भूल गए तो वो ड्राइव खराब हो जाएगी हमेशा के लिए, तो कोई भी मत करना। तो वहां पर उस ऑप्शन से क्या होता है, वो ड्राइव एनक्रिप्ट होगी, पूरी ड्राइव एनक्रिप्ट हो जाएगी, और एक की जनरेट करनी पड़ेगी आपको, उसको याद रखो पासवर्ड को, और एक की भी मिलेगी आपको। वो की आपके TPM चिप में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, कंप्यूटर में कहां होता है TPM तो मैंने आपको बता दिया।
एक कंप्यूटर में आपके मदरबोर्ड में लगी रहती है टीपीएम चिप, और इसकी सेटिंग आप बायोस से भी कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। आजकल ज्यादातर कंप्यूटर में टीपीएम चिप होती है। अगर आपके कंप्यूटर में टीपीएम चिप नहीं है तो वो अलग से भी लगाई जा सकती है मदरबोर्ड पे, ठीक है। अपने कंप्यूटर में टीपीएम चिप्स देखनी है अगर आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे। विंडोज में क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पर टास्क बार में जो स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे और वहां सर्च में क्या लिखेंगे, हम tpm.msc। क्या लिखेंगे, tpm.msc। तो तुरंत आपका टीपीएम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो इस कमांड को याद, इस फुल फॉर्म याद रखना, एक इसका ये कमांड याद रखना, और बायोस से इसकी सेटिंग को हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। टीपीएम की सेटिंग है जो, है ना। उसके अलावा यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, माइक्रोसॉफ्ट इस कॉन्सेप्ट का एक बड़ा समर्थक रहा है। उसने कई टेक्नोलॉजीज की एक सीरीज डेवलप की है, जैसे पैलेडियम, NGSCV और बिटलॉकर। इन सबसे अपन अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने नीचे यहाँ पर यही बताया कि कैसे कर सकते हो आप। ये रन में आप लिख सकते हो tpm.msc। क्या लिख सकते हो रन में आप, ये हमारा स्टार्ट बटन पर क्लिक किया हमने कंप्यूटर पर, और ये हमारा रन में हमने लिखा tpm, क्या लिखा, tpm.msc। तो हमारा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। अगला देखिए सर, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर पढ़ाने से पहले फिर से बताता हूं कि जब आप अपना जाति प्रमाण पत्र, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, या अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो बनवाने जाते हो तो आपने देखा होगा आजकल डिजिटल बन के आते हैं, और उस क्षेत्र का जो तहसीलदार है या एसडीएम है, वो नीचे उनको डिजिटली साइन करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को, जाति प्रमाण पत्र को या मूल निवास प्रमाण पत्र को, और उसमें लिखा रहता है दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइंड बाई, और फिर उसकी पोस्ट यानी उसका नाम लिखा रहता है उस अधिकारी का जिसने उसको डिजिटली सिग्नेचर किया है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आजकल हम मेल भी करते हैं ना, मेल भी करते हैं तो वो डिजिटल सिग्नेचर से ही जाता है। एक तरीके से अपन ये नहीं कह सकते ये मेल मैंने नहीं भेजा, आप पकड़े जाओगे, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर से ही एक तरीके से वेरीफाई होके जा रहा है वो, ठीक है। देखिए आज के समय में ज्यादातर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स डिजिटली साइंड होते हैं। आजकल मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखोगे आप तो देखोगे यार डिजिटल सिग्नेचर से ही वो साइन होकर आते हैं। जैसे अपने मूल निवास सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट को ले लो, ठीक है, यही सब मैंने इसमें बताया है। फिर मैंने एक इसमें स्टोरी दी है, जो मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, उसको वो आपको किताब में मिल जाएगी। एक बैंक वाली स्टोरी दी है मैंने, उसको सुना देता हूँ फिर मैं आपको। जैसे मैंने बैंक में कॉल किया और मैंने कहा कि फलानी कंपनी के इतने शेयर खरीद के दे दो मुझे। कंपनी बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से वो शेयर, बॉन्ड या शेयर जो भी है, वो खरीद लिया। थोड़ी देर बाद वो शेयर गिर गए धड़ाम। अब मैंने बैंक को फोन किया कि मैंने तो आपसे नहीं कहा, मैंने तो आपको मेल नहीं किया। बैंक वाले कह रहे नहीं, आपने मुझे मेल करके बताया था कि मेरे शेयर खरीद दो। अब दोनों में लड़ाई हो रही है, कौन झूठ बोल रहा है। तो उस मेल से पकड़ में आ सकता है कि हाँ इसने वास्तविकता में ही कहा था ईमेल के जरिए। ईमेल में डिजिटली शाइन होकर आता है और बहुत कुछ जानकारी होती है जो आपको दिखती नहीं। यानी एक केस था पुलिस का, काफी सालों पहली बात है, तो बैकग्राउंड डिटेल आपको ये भी नहीं पता है। ईमेल भेजकर भी उसको वापस बुला सकते हैं अपन। एक बार ईमेल भेज दिया तो उसको वापस बुला सकते हैं, ईमेल को अंडू कर सकते हैं। उसके अलावा काफी सारी चीजें होती हैं, यानी आपकी इतनी डिटेल जाती है उस ईमेल के साथ बैकग्राउंड में कि आपको कहीं से भी उठा के ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम वायरस के बारे में पढ़ने वाले थे सर, तो यहां पर देखिए पहला कौन सा वायरस था, इसको लेके हमेशा डिबेट रहा है, ठीक है। पहला कौन सा वायरस था, तो इसको लेकर कंप्यूटर साइंटिस्टों में हमेशा क्या रहा है, मतभेद रहा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम उनकी ईयर से पता लगाएंगे। किस लगाएंगे, ईयर से। तो जो क्रीपर वायरस है, कौन सा, क्रीपर, इसको फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कह देते हैं अपन, ठीक है। जैसा कि डिस्कवरी द्वारा उल्लेख किया गया है, क्रीपर प्रोग्राम जिसे अक्सर पहला वायरस माना जाता है, 1971 में बीबीएन के बॉब थॉमस या थॉमसन द्वारा बनाया गया था। बॉब थॉमस।
क्रीपर को वास्तव में एक सिक्योरिटी टेस्ट के रूप में डिजाइन किया गया था ताकि यह देखा जा सके कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम पॉसिबल है या नहीं। क्रीपर का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, उसे केवल एक साधारण संदेश प्रदर्शित किया, मैं क्रीपर हूं, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब देखिए यहां पर अपन इसको एक सेकंड में याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, पर मैं पहले बता रहा हूं आपको कहां कहां फोकस करना है। 1971 पहला कंप्यूटर वायरस जिसका नाम क्या है, क्रीपर। क्या है सर, क्रीपर। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या हो गया हमारा, क्रीपर, और हमने कहा ये कब आया, 1971 में। ठीक है, और ये कोई हानि नहीं पहुंचाता, बस इसका एक मैसेज याद रखना है आपको, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, क्या मैसेज था उसका, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, मैं क्रीपर हूं, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तो पहला जो कंप्यूटर वायरस है वो देखो, इसमें इंपोर्टेंट क्या रखना है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है सर, क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, क्रीपर। किसने बनाया, बॉब थॉमस ने। किसने बनाया, बॉब थॉमस ने। कब बनाया बॉब थॉमस ने सर, 1971 में बनाया। क्या मैसेज था, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। ये बस याद रखना है आपको इस ऊपर की लाइन में। ठीक है, तो इसमें यही है इंपोर्टेंट और कुछ नहीं है। अब चलते हैं रैबिट वायरस। अब देखो रैबिट शब्द से ही पकड़ लो, पढ़ेंगे बाद में। रैबिट मतलब दौड़ने वाला, तेज, फास्ट। ठीक है, अब देखिए इन्फो कार्निवोर के अनुसार रैबिट या बैबिट, इसके दो नाम थे, कोई रैबिट कहता था कोई बैबिट कहता था। ये 1974 में डेवलप किया गया। कब किया गया, 1974 में डेवलप किया गया था, जिसका इरादा मॉरिशियस था। इससे पहले हमने क्रीपर पढ़ा था। क्रीपर का इरादा खतरनाक दुर्भावनापूर्ण नहीं था। क्रीपर का इरादा दुर्भावनापूर्ण नहीं था, जो चीज समझा रहा हूं वो समझिए, लेकिन इसका दुर्भावनापूर्ण इरादा था। तो ऊपर वाले को वायरस क्यों कहें हम, जब उसका इरादा ही नहीं था वायरस जैसा, तो उसको वायरस क्यों बना रहे हैं हम जबरदस्ती। उसको एक फनी कोड बोल सकते हैं हम, उसको एक फनी प्रोग्राम बोल सकते हैं, जो कह रहा है आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। ये तो अपन सी में ही बना देंगे 2 मिनट में, जब तक वो सिस्टम में जाके कुछ गड़बड़ ना करे, तबाही ना मचाए सिस्टम में, तो उसको वायरस क्यों बोले हम। पर फिर भी हम उसको, यहां पर देखिए 1971 क्रीपर कब आया, 71। क्रीपर के बाद आ रहा है रैबिट या बैबिट। क्रीपर के बाद आ रहा है कौन सा अपना, रैबिट या बैबिट, 1974 में। ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले किया इसने, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। ये तबाही मचा रहा था क्योंकि इसका इरादा कैसा था, दुर्भावनापूर्ण। इसका दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। ठीक है, इन्फो कार्निवोर के अनुसार, ठीक है, रैबिट या बैबिट कब आया, 1900। देखिए जो क्रीपर है 1971 में आया है और ये 1974 में आया है। ठीक है, और ये मॉलिशियस इरादा था इसका। यह खुद की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में सक्षम था। ये खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना सकता था। जैसे ये वायरस एक बार कंप्यूटर पर खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर देता था, यानी कोई ना कोई इनपुट ट्रिगर किया और इसने अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दिया, तो कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को गंभीर रूप से कम कर देता था। देखिए कोई प्रोग्राम है, कॉपी पे कॉपी बनाई जा रहा है, कॉपी पे कॉपी बनाई जा रहा है, तो वो रैम भी खा रहा है और हार्ड डिस्क के स्पेस को भी खा रहा है, और जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम है उसको भी खा रहा है, और अंततः मशीन को क्रैश कर देता था। क्या कर देता, क्रैश कर देता। इसकी खुद को कॉपी करने की स्पीड ने इस वायरस को रैबिट नाम दिया। तो मैंने बताया रैबिट नाम क्यों रखा, तेज दौड़ता है वो, इस वजह से। तो सर हमने क्या क्या पढ़ा, तीनों बता दूंगा एक साथ अभी रिवीजन में। देखिए फर्स्ट, ट्रोजन हॉर्स। अब सर ट्रोजन हॉर्स किसे कहते हैं, ऐसा मॉलिशियस सॉफ्टवेयर जो कहता है मैं असली हूं, मैं लेजिमिनेट हूं, मुझे डाउनलोड कर लो, लेकिन उसके अंदर एक मॉलिशियस कोड छुपा हुआ होता है और वो सॉफ्टवेयर के साथ हमारे सिस्टम तक पहुंच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं अपन। तो ट्रोजन, यहाँ पर देखिए ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं अपन, यहाँ पे ट्रोजन लिखा है, हॉर्स और लिख लेना इसके आगे। तो हॉर्स क्या है, ह्यूमन है या एनिमल। हॉर्स क्या है, ह्यूमन है या एनिमल है, तो आप कहोगे एनिमल है, तो पहला ट्रोजन भी कौन है,
एनिमल है। अब आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप पेपर में, इसलिए मैं बता रहा था। देखिए सर, पहला ट्रोजन जिसे एनिमल देखिए सर, पहला ट्रोजन जिसको हमने एनिमल कहा है, इसको प्रोग्रामर था एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जॉन वॉकर। कौन था? जॉन वॉकर के द्वारा 1975 में डेवलप किया गया था। अब यहां पर फिर से ध्यान दो, क्रीपर 1971 और मॉलिशियस इरादा नहीं है, दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। 1974 में कौन सा आया हमारा? 1974 में कौन सा आया हमारा? दूसरा आया। और तीसरा कब आया? तीसरा आया हमारा 1975 में। ठीक है, एनिमल। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेट को। ठीक है, तो पहला इसको मान सकते हैं, लेकिन ये वायरस जैसा काम ही नहीं किया इसने, तो दिल नहीं करता कि इसको यार वायरस मान लो। ठीक है, तो इसको तो दिल करता है वायरस मानने का, क्योंकि ये सिस्टम को क्रैश कर देता था, इतनी कॉपीज करता था खुद की। ये सिर्फ एक वैसा ही फालतू का वाहियात मैसेज डिस्प्ले करता था, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। तो ये बीबीएन के बॉब थॉमस ने बनाया था। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या क्या देखा? पहला ट्रोजन हॉर्स कौन है? एनिमल। कब बनाया? 1975 में जॉन वॉकर ने। ठीक है, उस वक्त विदेशों में, इसको छोड़ दो। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, पहला ट्रोजन हॉर्स कब बनाया, बस। ठीक है, एक चीज और देख लो, इसने जो एनिमल है इसको अटैच करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, परवेट। ठीक है, जिसके साथ अटैच होके ये जाता था, बस इतना याद रखना है आपको। फिर देखिए, द ब्रेन, वायरस का नाम है द ब्रेन। और कैसा वायरस है वो? बूट सेक्टर वायरस है। कैसा वायरस है? बूट सेक्टर वायरस है। कैसा वायरस है? बूट सेक्टर है। देखो, क्रीपर, रैबिट या बैबिट, एनिमल। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे ये जो क्रीपर है 1971 में आया है, और इसका मैसेज क्या था? कैच मी इफ यू कैन। और ये बीबीएन के बॉब थॉमस ने बनाया था। रैबिट आया 1974 में, और 1975 में आया एनिमल। एनिमल क्या है? ट्रोजन हॉर्स है। कौन है? ट्रोजन हॉर्स है। और रैबिट कैसा है? रैबिट एक वायरस है, और ये वायरस कहने का इसका दिल नहीं करता, लेकिन फर्स्ट वायरस इसी को कहते हैं। ठीक है, तो तीनों में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक और वायरस आता है, लव लेटर वायरस। 21वीं सदी की शुरुआत में जो इंटरनेट की स्पीड है, और हर किसी के पास इंटरनेट था, इंटरनेट का जाल फैल गया, उसकी वजह से वायरस इंटरनेट के जरिए बहुत स्पीड से फैलने लग गए। ठीक है, तो ये जो है द लव लेटर वायरस, ये इंटरनेट के माध्यम से फैला था। इसके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। वायरस तो फिर अपन को पता है, अपन पेन ड्राइव भी लाते हैं उससे, सीडी है उससे भी घुस जाता है कंप्यूटर में। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी हैं। तो द लव लेटर वायरस के बारे में, क्योंकि देखो वो वहां पे ऐसे ही पूछ सकता है, निम्न में से पहला ट्रोजन हॉर्स था, तो वहां पे क्रीपर मिलेगा ऑप्शन है, दूसरा मिलेगा लव लेटर, तीसरा मिलेगा हार्ट ब्लीड, चौथा मिलेगा एनिमल। तो उस पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लव लेटर वायरस सन 2000 में आया था। वायरस तो लाखों करोड़ों आ गए, लेकिन जो दमदार थे, जो अपना नाम कमा पाए इंटरनेट पर फैल के, उनके बारे में बात करें। फिर आए कोड रेड, फिर आया हार्ट ब्लीड। इनके बारे में कुछ मत पढ़ो बस, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आता है? क्वेश्चन फर्स्ट में से आते हैं, आप कितने भी उठा के देख लेना। या तो पूछेगा इनकी परिभाषाओं में से क्वेश्चन, या पूछेगा फर्स्ट ट्रोजन हॉर्स कौन सा, या फर्स्ट जो आपका वायरस कौन सा था। ठीक है, या एंटीवायरस दे दिए 4, एक उसमें कुछ और दे दिया, पूछा निम्न में से एंटीवायरस कौन सा नहीं है। ठीक है, मॉलवेयर किसे कहते हैं, वल्नरेबिलिटी किसे कहते हैं, बग किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इस तरीके से अपना क्या होता है, इस तरीके से हमारा ये वाला जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। और जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं मंगाई वो बुक मंगा लेना, सारे के सारे ये लाइन एज इट इज मिलेगी आपको बुक में। बुक काफी हेल्प करेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे नोट्स तो डालूंगा डिजिटल, लेकिन वो भी उनके प्रिंट निकलवाओगे ना तो 1000 रुपए के निकलेंगे प्रिंट। इससे बढ़िया वो 500-600 रुपए की बुक ले आओ, काम आएगी हमेशा के लिए। ठीक, बहुत प्यारे तरीके से लिखी है मैंने बुक। और इसका जो अब इसमें एक टॉपिक रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा रह गया है।
इसमें एक हमारे वो रह गए आईटी एक्ट। क्या रह गए? आईटी एक्ट। तो 1-2 पेज का टॉपिक है, उसमें अपन को कुछ नहीं याद रखना। आईटी एक्ट 2000 याद थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2000 के बाद 2008 पढ़ेंगे, फिर 66A धारा पढ़ेंगे, फिर 69A पढ़ेंगे, बस। ठीक है, ये जो एक्ट था इसको और मॉडिफाई करके यहाँ पर किया गया। फिर ये धारा थी, इससे अपने ऐप वगैरह जो है वो इसमें दायरा शक्ति दी गई अधिकारियों को कि सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारी फैलाए उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये जो है 69A, इससे ही अपने अभी चीन वाली जो ऐप थी गूगल प्ले स्टोर पर, भारतीय गवर्नमेंट ने वेबसाइट वगैरह इसी से ब्लॉक की थी, इसी धारा के अंतर्गत। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं दिया मैंने कचरा, बस 1-2 पेज का टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सीधा अपन करेंगे टेस्ट। तो डेली मैं आपको 50 कराऊंगा क्वेश्चन। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, तो हो सकता है 3 वीडियो बन जाए, 4 बन जाए, 50 क्वेश्चन काफी है। ठीक है, फिर 50 खत्म हो जाए, अगली वीडियो फिर 50 पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो इसी के साथ दोस्तों लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक की 5th यूनिट की लास्ट वीडियो में मिलता हूं, जहां पर अपन साइबर क्राइम यानी जो है अपने एक्ट वगैरह उनको पढ़ेंगे और फिर अपन मॉक टेस्ट करेंगे और ये सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। यानी कल खत्म करा के परसों से नई जो टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, उसको उठा लेंगे। और जो लोगों ने बुक नहीं ली वो बुक जरूर ले लेना, क्योंकि देखिए, और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।